इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओनली 3 क्वेश्चंस पे, 8th 9th और 10th। और आज के जो ये तीनों क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं आपके। क्लियर? अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हो तो वहीं पे रोक लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है आपसे बेटा, लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट हैं। देन इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, कैसे देखिए, ए क्रॉस बी से कहां पे, बी क्रॉस ए पे। और इस फंक्शन के अंदर इन्होंने बोला है किस तरह से फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो जब भी आप बी कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर लोगे तो ये जो फंक्शन एफ है ये क्या कर देता है, इनके प्लेस को चेंज कर दे रहा है, बी को पहले ले आएगा, ए को बाद में। इट मीन्स देखिए भाई सिंपल सी बात है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था ए क्रॉस बी का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपने पढ़ा था तो आपने बोला था कि भाई यहाँ से आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ए बी, जहां पे ए आपके पास कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और बी आपके पास कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। मीन्स जो पहला एलिमेंट था वो हमारे पास पहले सेट से आ रहा था, और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट था वो दूसरे सेट से आ रहा था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए कर लेता हूं तो अभी भी मेरे पास बात तो यही है कि भाई बी ए किया मैंने, तो ये जो बी है फर्स्ट में ये कहां से आएगा, यहाँ पे सेट बी से, और ए जो बाद में लिखा वो बाद वाले सेट ए से आएगा। बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से और ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ये दोनों चीजें क्लियर हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। उसके बाद जो सेकंड टास्क हमने यहाँ पे किया था वो ये सर एक था। बार ये वाला क्वेश्चन शुरू से दोबारा बता सकते हो? हाँ बेटा देखो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का और बी और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसी के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा था ए बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और ये जो एलिमेंट बी है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये किसी दूसरे सेट बी से बिलोंग करता है। यही बोला था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब डिफाइन किया था। फिर हमने बी क्रॉस ए को डिफाइन किया, और बी क्रॉस ए किसके इक्वल आया है, ऑर्डर्ड पेयर बी ए के इक्वल आएगा, जहां पे ये पहला एलिमेंट है बी, ये यहाँ पे हमने जो फर्स्ट सेट लिखा वहां से बिलोंग करता है, तो बी वापस से बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। और जो सेकंड एलिमेंट ए है वो इधर जो सेकंड आपने सेट लिखा है वहां से बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग कर रहा है आपके पास कैपिटल ए से। बस इतना ही बोला था दीपांशु, क्लियर? यस सर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये था कि भाई अगर मेरे को दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल बोलना है तो हम इनको इक्वल कब बोलेंगे भाई, मैं बोल रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू। और ये इक्वल कब होंगे भाई, इफ ए वन इज इक्वल्स टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल्स टू बी टू। आपने ये बोला था दोनों ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होने के लिए यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ओनली हम उस केस में बोल सकते थे कि भाई ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। यदि इन दोनों में से एक भी इक्वल नहीं होता तो हम ये बोल रहे थे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। ये चीजें हमने पढ़ ली थी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था हमने सेट्स का। अब इन्हीं चीजों का हम यूज करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। अब आपसे बोला गया है शो दैट दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आपको शो करना है तो हम सबसे पहले शो करेंगे वन वन फंक्शन को। और वन वन शो करने के लिए आप क्या करोगे, आप लेके चलोगे यहाँ से लेट, भाई मैं यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूं, सॉरी अगर हम एफ ऑफ ले रहे हैं तो यहां से उठा लेते हैं बी क्रॉस ए से, बी क्रॉस ए से उठा रहे, इट मीन्स आपके पास एफ ऑफ
a1 comma b1 एक एलिमेंट एंड f of a2 comma b2 बिलोंग्स टू b क्रॉस a। भाई हम जब फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं यहां से यहाँ पे, तो फंक्शन लगाने के बाद जो बाद का एलिमेंट आएगा वो कहां से आता है आपके पास, कोडोमेन से। तो हमने ये दोनों एलिमेंट से वो कोडोमेन से ले लिए b क्रॉस a से। अब यहां से देखिए आपने ये दोनों फंक्शंस किस तरह से लेके चलने हैं, सच दैट f of a1 b1 is equals to f of a2 b2। अब अगर इन दोनों को इक्वल बोला है आपने, तो सबसे पहले इस फंक्शन को देखिए। भाई फंक्शन कैसे डिफाइन था, a और b था, तो b और a लिख दे रहे थे उसको। अगर यहाँ पे a1 b1 है, इट मीन्स b1 a1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहां से अगर देखोगे तो a की जगह a2 और b की जगह b2 है, तो यहां से चेंज हो जाएगा आपके पास b2 और a2। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मीन्स क्या होगा भाई, हमने अभी बोला था अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से बोल पाएंगे b1 होगा इक्वल्स टू b2 के एंड a1 इक्वल्स टू a2। अगर a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। भाई यहाँ से देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, हमने अभी प्रूफ किया b1 b2 के इक्वल था, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे देखो आपने इमेज इक्वल लेके चले थे, आपने दोनों एलिमेंट्स को इक्वल शो कर दिया है। हमने यही बोला था 1 में अगर इमेज इक्वल लेके चलें तो वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस f ऑफ ए बी या फिर f ऑफ ए बी इज 1 तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इतने में अगर किसी का कोई डाउट आया हो तो वो बता दे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ। सर यहाँ से रिपीट कर दो, क्या कह रही है ये जो ST आपने लिखा हुआ है। देखो ST मीन सच दैट हमने यहाँ से दो एलिमेंट उठाए, भाई यहाँ से दो एलिमेंट उठाए तो वो कब आएंगे, जब फंक्शन अप्लाई कर लेंगे हम उन ऑर्डर पेयर पे। तो हमने बोला f ऑफ a b1 और f ऑफ a2 b2, ये हमने b क्रॉस a से ले लिए। और दो एलिमेंट जब आप यहाँ से उठाते हो तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, और उसके बाद हम शो करते हैं कि भाई इसके जो ये एलिमेंट जिन पे फंक्शन अप्लाई किया था ये भी आपस में इक्वल आए। तो जब हमने इन फंक्शंस को इक्वल बोला तो सबसे पहले हमने f ऑफ a1 b1 की वैल्यू फाइंड की। a1 b1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे चेंज कीजिए b1 a1, तो ये हो गया b1 a1। और यहाँ पे जब अप्लाई किया आपने तो यहाँ से क्या आ गया b2 a2। यहाँ से दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आ गए, और अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो हमें ये भी पता है कि भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा और जो सेकंड है वो सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमने उस कंडीशन का यूज किया और यहाँ से हमने बोल दिया भाई b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है। जब a1 a2 के इक्वल और b1 b2 के इक्वल है, इट मींस ये बड़ा ऑर्डर्ड पेयर जो था आपके पास a1 b1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये a2 b2, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम यहां से सीधा बोल देंगे f ऑफ ए बी इज 1 या फिर अगर आप ए बी भी नहीं लिखो तो सीधा बोल दो f ऑफ f इज 1 मींस दिस फंक्शन इज 1। क्लियर, अभी किसी का डाउट हो? देखिए ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑन टू के बारे में चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू में एक बात बताइए भाई, क्या आप यहां से कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे?
यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी टाइप के हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस ए टाइप के हैं। मैं यहाँ से जो भी एलिमेंट उठाऊंगा उसके लिए पीछे क्या मेरे को कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा या नहीं? भाई सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 1 2 रखा, और हम जब फंक्शन अप्लाई कर रहे थे तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्या आएगा 2 1। चलो इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए पहले। ए क्रॉस बी है, जहां पे मैं सेट ए को तो लेके चल रहा हूँ 1 2, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेट बी को ले लेते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। अगर ए क्रॉस बी अगर आप फाइंड करोगे यहाँ से तो क्या आएगा 1a 1b देन 2a एंड 2b। फिर अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं यहाँ से, बी क्रॉस ए क्या आएगा भाई आपके पास a कोमा 1 b1 a2 एंड b2। अगर मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट उठाया तो क्या इसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको पीछे कोई एलिमेंट मिल रहा है? भाई पोजीशन चेंज करनी है आपको इन दोनों की, बस इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दोगे तो देखो यही तो चेंज कर रहा है फंक्शन। एफ ऑफ ए बी क्या कर रहा है आपके पास बी और ए, यहाँ पे जो भी ऑर्डर पे रखा उसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया उसने बस। तो यहाँ से क्या आप देख के ये बता पाओगे कि भाई मैं यहाँ से जो भी एलिमेंट उठाऊंगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग पीछे कोई एलिमेंट है या नहीं है? मीन्स दोनों की पोजीशन चेंज करने के बाद जो ए क्रॉस बी आ रहा है उसके अंदर कुछ है या नहीं? आप देखो, अगर मैंने बी क्रॉस ए में ए और 1 उठाया तो मैं इसके पोजीशन चेंज करूंगा, ये हो जाएगा ए 1a, वो हमारे पास ये रहा। अगर b1 में पोजीशन चेंज करेगा तो 1b आएगा, वो एलिमेंट ये रहा। यहाँ पे चेंज करोगे तो 2a आएगा, वो ये रहा। इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या आएगा b और 2 का क्या आएगा 2b, ठीक है। तो इट यस सर। मीन्स, यस दीपांशु, नहीं सर, मैं बोल रहा था यस सर होगा। हो गया ना? आप मीन्स देखो हम एग्जाम्पल देके प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको इस एग्जाम्पल से ओनली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट उठा रहे हो उसके लिए पीछे एलिमेंट मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये दोनों जो हमने सेट यहाँ पे ले रखे हैं वही सेट हमने यहाँ पे लिए हैं। बस किया क्या था, हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी और यहाँ पे बी क्रॉस ए, तो इनके जो पोजीशन थी वो चेंज हुई है एलिमेंट्स की, और कुछ चेंज नहीं आता अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करोगे तो। और इन्होंने फंक्शन बस इसी तरह से तो डिफाइन किया था कि भाई अगर ए बी ले रखा तो फंक्शन अप्लाई करके उसका बी ए बना दो, और ये करते टाइम भी हमें यही चीज मिल रही है। तो अब बस आप ऑन टू लिखोगे कैसे, बात वो आ जाती है कि अभी आपको दिख गया कि ये हर एलिमेंट के लिए है, तो आप लिखोगे कैसे, आप इसको रिटर्न कैसे करोगे? आपके जो आंसर शीट है उसके अंदर आप लिखोगे ऑन टू को लिखते टाइम आप लिखोगे फॉर ऑल b a बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। भाई बी कॉमा ए है तो वो कहां से बिलोंग कर रहा है आपके पास बी क्रॉस ए से। फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट एन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड पेयर a comma b belongs to a cross b such that f of a comma b is equals to ba। ठीक है, आपको बस इतनी सी लाइन लिखनी है इसमें, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोलेंगे देयरफॉर f is on to।
तो ये जो फंक्शन था हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फिर आप लिखोगे एज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? किसी का कोई यस डाउट हो तो वो बता दीजिए भाई। सर। हो गया भाई ऋतिक? यस सर, आ गया। चलो, और किसी का कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अदरवाइज हम इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना। आज जो करेंगे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या बोल रहा है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, कहां से कहां पे डिफाइन कर रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन किया भाई, एफ ऑफ एन, ये एन कोई भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन यहां से आपको रिजल्ट किस तरह से देगा, वो देगा यहां से n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और एक बार रिजल्ट मिलेगा n बाई 2। अब ये कब मिलेगा, ये बोल रहा है कि अगर ये n की वैल्यू ओड होती है तो यहां से रिजल्ट मिलेगा, इफ n इज ओड। अगर n ओड हो जाता है तो आपको फंक्शन यहां से रिजल्ट देगा, और यदि n हमारे पास कैसा रहता है, इवन, तो फंक्शन यहां से रिजल्ट देगा। मीन्स अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप यहाँ पे रखोगे, क्योंकि n 1 कैसा है, ओड। जैसे आपने ओड देखा, आप यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे, आप रखोगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, देन इट गिव्स 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैंने आपको बोल दिया भाई f ऑफ 6 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर कैसा है, इवन। इवन है तो हम यहाँ पे रखेंगे फिर n की जगह वैल्यू, then we get 6 by 2 which is equals to 3। क्लियर हो गया फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया इन्होंने? यस सर। ओके, अब देखो, अब आपसे बोला गया स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। मींस आपको बताना है क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव है तो उसको प्रूफ कीजिए, अगर नहीं है तो उसके लिए एक एग्जांपल दीजिए। सिंपल सी बात। तो हम इसमें सबसे पहले 1 1 फंक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा भाई? थोड़ा बहुत कुछ देख पा रहे हो? 1 1 का मीन्स है हर एलिमेंट के पास अलग अलग इमेज होनी चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लोगे आप नेचुरल नंबर्स में से, तो उनके पास डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। क्या यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर्स जो डिस्टिंक्ट हैं उनके पास डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है? सर अगर 1 के पास 1 की इमेज आ रही है तो वो भी डिस्टिंक्ट हुआ। हाँ बेटा, 1 के पास 1 है, क्या और किसी एलिमेंट की इमेज 1 है? नहीं सर। नहीं है। देखो हम 1 1 के लिए बात करते हैं, सबसे पहले बोल देते हैं लेट 1 एंड 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 और 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड 1 नॉट इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल भी नहीं है 2 के। तो हमें जब फंक्शंस को 1 1 प्रूफ करना होता है तो हम ये करते हैं कि भाई दो अनइक्वल एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, तो उनकी इमेज भी अनइक्वल आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करते हैं, वैसे मैंने ऊपर भी की थी, यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 gives us 2 by 2 is equals to 1, then find the value of function at x is equals to 2, we get 2 by 2 which is equals to 1। यस भाई, आपने एलिमेंट्स तो
अनइक्वल लिए थे, बट इमेज कैसी आई आपके पास, इक्वल आ गई। Here f of 1 is equals to f of 2। भाई एलिमेंट्स अनइक्वल थे बट इमेज इक्वल हो गई, हेंस f of n is not 1 1। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है ये। अच्छा 1 1 नहीं है तो क्या फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? यस, नो सर, दोनों होने चाहिए ना। हाँ दोनों होने चाहिए। तो क्या अब आपको नीड है इसको ऑन टू चेक करने की? ना सर। नहीं है, बट एक चीज बता देता हूं मैं आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नीड नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाइजेक्टिव के बारे में पूछा था। ये 1 1 ही नहीं है तो हम सीधा मना कर देंगे, भाई बाइजेक्टिव तो नहीं होगा ये फंक्शन, है ना। अगर फिर भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ऑन टू चेक कीजिए, तो क्या ऑन टू के बारे में कुछ बोल पाओगे? हम ऑन टू के लिए बोल देते हैं लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन। ये फंक्शन ऑन टू है, कैसे है वो देखो। हमने बोला y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, देन y इज इक्वल्स टू, देखिए दो चीज पॉसिबल होंगी भाई, y या तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू के इक्वल आएगा या n बाई टू के इक्वल आएगा। यहां से आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, y इज इक्वल्स टू n प्लस वन डिवाइड बाई टू और y इज इक्वल्स टू n बाई टू। भाई अगर हम ये वाला केस लेके चलते हैं तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2y इज इक्वल्स टू n प्लस वन, और अगर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू n। ये वन यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू n, एंड यहां से आ गया 2y इज इक्वल्स टू n। देखो ये वाला जो है, यहां से आपको सभी इवन नंबर्स जो थे उनके लिए पीछे एलिमेंट मिल गया, और यहां से सभी ओड वाले कनेक्ट हो गए, हो गए ना। अगर वैसे भी हम देखें, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लेके चलो, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ले लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। भाई 1 और 2 की इमेज आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी, क्या आई थी 1। अगर हम 3 और 4 की दोनों की इमेज कैलकुलेट करेंगे तो वो आती है 2। 5 एंड 6 की कैलकुलेट करेंगे 3। इट मींस देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 भी किसी की इमेज बच रही थी, 3 भी, 4 भी किसी ना किसी की इमेज होगी, 5 भी किसी ना किसी की इमेज होगी, और 6 भी किसी ना किसी की। तो इट मींस हम यहाँ से चाहे कितना भी आगे चले जाएं, यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, और एक के नहीं, यहाँ के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होता है ये। तो ये फंक्शन कैसा होगा, f of x इज ऑन टू। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू है ये फंक्शन, बट 1 1 नहीं है। क्लियर। और अगर 1 1 नहीं है तो आपके पास बाइजेक्टिव का तो वैसे ही मना कर दोगे, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। अब बताओ किसी का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? सर ऑन टू में यही होता है कि एक की इमेज होनी चाहिए बी से। हाँ देखो यहाँ पे जो आप कोडोमेन लेके चलते हो ना बेटा, ये वाला जो कोडोमेन है, इसके सभी एलिमेंट्स के लिए पीछे प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ का तो हर एलिमेंट कनेक्ट होगा ना पीछे जाके, जैसे आपने अभी फाइंड किया भाई, हाँ 1 और सर। 2 की सेम इमेज आई है, फिर मेरे पास 2 हम देखें 3 और 4 की है, वो भी सेम इमेज आएगी। फिर हम आगे देखेंगे 5 और 6, मींस यहाँ से दो दो का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आगे एक एक को कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो नेचुरल नंबर ना तो यहाँ पे खत्म होंगे और ना ही नेचुरल नंबर यहाँ पे खत्म होंगे। आप यहाँ का मेरे को एक एलिमेंट ऐसा बता दो, मैं उसके लिए पीछे आपको एलिमेंट बता दूंगा कि इसके लिए ये वाला एलिमेंट है, रहेगा ना। ओके सर, क्लियर है। यस।
चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब यहाँ पे जो डोमेन और कोडोमेन डिफाइन किया है उसको भी ध्यान से देखना। इन्होंने बोला सेट ए इज इक्वल्स टू कंप्लीट रियल नंबर -3। ये पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहा जिसमें इस तरह से सेट डिफाइन किया, वरना इन्होंने अभी तक तो सीधा सीधा बोल दिया था भाई या तो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। और सेट बी में बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है 1। तो एक चीज ये क्लियर रखना भाई, सेट ए से तो x बिलोंग करेगा और सेट बी से y बिलोंग करेगा। इट मीन्स भाई जो x है वो इक्वल नहीं हो सकता 3 के। इसने पहले ही बोल दिया कि x है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे ये बोलने का मीन्स ये हो गया भाई y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई भाई सभी को? ये सेट्स इस तरह से क्यों डिफाइन किए थे इन्होंने और क्यों किए हैं उसका रीजन भी मिल जाएगा। बस ये ऐसे लिखे हैं, इसका मीनिंग क्या था वो चीज समझ आई? यस सर। बाकियों को भाई? यस सर। ऋतिक, तनिष्का और आदि? यस सर। चलो अब देखो इन्होंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इन्होंने बोला भाई ये होगा x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो मैंने बोला था ना x इस सेट से आ रहा है a से, और अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो आपके पास नीचे आ जाता भाई 3 माइनस 3 और ये हो जाता 0। तो किसी भी नंबर के अपोन में 0 तो इनफाइनाइट रिजल्ट देता हमें। तो यहां से आपको इन्फिनिटी रिजल्ट ना मिले इसके लिए इन्होंने सेट ए के अंदर से पहले ही 3 को माइनस कर दिया था। इट मींस यहाँ पे x के पास वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है और वो अकेली ऐसी वैल्यू थी जहां पे ये 0 हो सकता था, बाकी कहीं पे भी ये नीचे वाला 0 नहीं होगा। इसलिए इन्होंने सेट ए के अंदर से 3 को माइनस किया है। और यहां से 1 को क्यों माइनस किया है इसका रीजन थोड़ी देर में पता चल जाएगा जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फंक्शन को 1 1 शो करने के लिए। भाई अगर आपको 1 1 शो करना है तो आप बोलोगे लेट f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 बिलोंग्स टू सेट बी। भाई इमेज लेके चल रहे हैं तो इमेज आपके पास सेट बी के अंदर से ही आएंगी, क्योंकि फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रखा हमने। और ये जो अगर इमेज लेके चल रहे थे इनको इस तरह से लेके चल रहे हैं f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब देखो मेरे को चाहिए f ऑफ x1 की वैल्यू और f ऑफ x2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे एक बार x1 पुट कर लेंगे, एक बार x2 पुट कर लेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे भाई x1 रखा तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू, जैसे ही आपने यहाँ पे x2 रखा यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए भाई, हमें x1 और x2 को इक्वल शो करना है। यहाँ पे हम दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे आप देखो x1 माइनस x2 को हो जाएगा x2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे आ गया x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x1 को दोनों जगह फिर माइनस 2 को दोनों जगह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x1 x2 देन नेगेटिव साइन था 3 के साथ, 3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3x1, नेगेटिव 2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट नेगेटिव ऑफ 2x2, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भाई, ये हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई बाई x1 देन x2 को 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3x2
-2 को x1 से करेंगे देन -2x1 और नेगेटिव फिर से पॉजिटिव होगा और यहाँ पे 6। अब देखो अगर यहाँ पे 6 है इसको ही लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव होगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल, x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन और x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन ये आपस में कैंसिल। आपके पास जो टर्म्स बच गई वो टर्म्स क्या बची है? अब टर्म्स बची आपके पास नेगेटिव ऑफ 3x1 नेगेटिव ऑफ 2x2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1। अब भाई x1 और x2 को एक टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और नेगेटिव ऑफ 3x2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो -3 इधर आके हो जाएगा +3x2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x2 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव था ये इधर जाके पॉजिटिव 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? ओनली x2 और 3 माइनस 2 x1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? x1। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। x1 और x2 हमें क्या मिल गए? इक्वल मिल गए। आपने इमेज इक्वल लेके चले थे, यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल आ गए आपके पास, हम बोलेंगे हेंस f of x is 1 1। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है भाई अभी। सर एक बार फिर से बता दो। फिर से देखो आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया था बेटा सेट ए से सेट बी पे, और सेट ए को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, रियल नंबर्स में से 3 हटा दिया था। सेट बी में जो डिफाइन किया वो रियल नंबर में से 1 हटा रखा है इन्होंने। अगर आपको 1 1 शो करना है तो हम सेट बी के अंदर से 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, मींस इमेज लेके चलते हैं 2, और उन दोनों इमेज को इक्वल लेट करके चल रहे हैं। तो हमने बोला f of x1 is equals to f of x2, then we find the value of f of x1 and f of x2 from this given function। x1 minus 2 divided by x1 minus 3, x2 minus 2 divided by x2 minus 3। अब हमने इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे आ गया ये। अब इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x1 x2 नेगेटिव 3x1 नेगेटिव 2x2 प्लस 6, x2 x1 नेगेटिव ऑफ 3x2 नेगेटिव ऑफ 2x1 प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो टर्म्स बची वो थी नेगेटिव ऑफ 3x1 नेगेटिव ऑफ 2x2, और दूसरी साइड बच गई थी नेगेटिव ऑफ 3x2 और नेगेटिव ऑफ 2x1। तो हम x1 और x2 की दोनों की टर्म्स को अलग अलग करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इनको। तो हमारे पास आ गया बेटा 3x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2, और जब नेगेटिव 3x1 को इधर लेके आए थे तो पॉजिटिव हो गया था 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ 2x1। अब यहाँ से 3x2 में से 2x2 माइनस करेंगे, we get only x2, similarly here we get only x1, then we have x1 is equals to x2। आप इमेज इक्वल लेके चले थे 2 एलिमेंट्स की, और वो दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल आ गए, hence f of x is 1 1। तो ये जो फंक्शन था आपके पास ये कैसा हो गया? 1 1 हो गया। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसी फंक्शन के ऑन टू के बारे में। ऑन टू के लिए बेटे सबसे पहला हमारा काम है लेट y इज इक्वल्स टू f of x। जब हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो हम y इज इक्वल्स टू f of x पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू f of x की वैल्यू दे रखी थी हमसे x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे x दो जगह दिख रहा है, हमें x को एक ही बार रखना है और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, y के नीचे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास आया y टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। y को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ये हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब x की टर्म्स को एक तरफ और y की टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, तो इस x को इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे। वी हैव xy माइनस ऑफ x, नेगेटिव ऑफ 3y इधर आएगा तो पॉजिटिव ऑफ 3y और माइनस 2।
दोनों जगह से x कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा x टाइम्स y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये नंबर मल्टीप्लाई में x के, अगर ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके होगा बेटा डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। तो x हो गया आपके पास। अब देखो जो इन्होंने सेट बी डिफाइन किया था हमारे पास, वो बोला था रियल नंबर्स माइनस 1, और मैंने आपको बताया था बेटा सेट बी से बिलोंग करता है y। अगर y यहाँ पे 1 हो जाता, y यहाँ पे अगर 1 हो जाता तो क्या ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होती है वैल्यू? नहीं होती ना, क्योंकि y के 1 होते ही यहाँ पे नीचे 0 बन जाता, तो ये डिफाइंड नहीं होता। ओनली एक पॉइंट ऐसा था जहां पे ये डिफाइंड नहीं होना था, वो पॉइंट इन्होंने पहले ही हटा दिया। इन्होंने पहले बता दिया भाई y इक्वल्स टू 1 तो हो ही नहीं सकता था। ये काम तो इन्होंने आपके पास बहुत इजी कर दिया था स्टार्टिंग में ही, है ना। तो अब आप बोलोगे here for all y belongs to b, जितने भी y आप सेट b से बिलोंग करवा रहे हो, there exist x belongs to set a such that, अब आप रखो भाई f of 3y minus 2 डिवाइड बाई y माइनस 1, जैसे कल पुट कर रहे थे। तो यहाँ पे जहां पे भी x था उसकी जगह वैल्यू रखना 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1, यहाँ पे नेगेटिव 2, और नीचे रखेंगे तो कितना आएगा 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 माइनस 3। इसको एलसीएम लेके अगर सोल्व करोगे तो ये ओनली y के इक्वल बच जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो ओनली y बचेगा, और अगर ये इक्वल्स टू y आ रहा है तो हम बोलेंगे हेंस f ऑफ x इज ऑन टू। तो फंक्शन जो आपके पास था ये कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। यही पूछा गया था आपसे, क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो बता दो बेटा। कोई डाउट नहीं है तो भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। हाँ, ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, 1 ओनली नेचुरल नंबर्स में मतलब क्वेश्चन से देखते हैं, फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में x की पावर इवन में किया तो वो नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता। बेटा सुनो, डोमेन और कोडोमेन को देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, मैंने आपको इन जनरल बता दिया भाई, रियल नंबर से रियल नंबर पे होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे है, या इंटीजर से इंटीजर्स पे है। इन में से किसी पे भी, चाहे वो रेशनल से रेशनल लगा ले, कोई भी लगा ले, इन पे ऑनटू नहीं बनेगा। इन पे कन्फर्म हूं मैं। अगर उन्होंने कहीं पे ये बोल दिया भाई सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उन्होंने बोल दिया भाई सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर उन्होंने लिख दिया 1 4 9। अब वो आपसे बोल रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते ये ऑन टू नहीं है, देखो ये तो ऑन टू हो जाएगा, होगा ना। हाँ, तो आप जब भी 1 1 और ऑन टू के बारे में बात करें तो मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी डोमेन और कोडोमेन आपको गिवन है उसको एक बार ध्यान से देखना, उसके बाद फंक्शन को देखना, क्योंकि फंक्शन और डोमेन आपको बहुत कुछ बता देगा भाई। डोमेन कोडोमेन और फंक्शन ये आपको बहुत कुछ बता देगा वहीं पे, ठीक है।